हेलो नमस्कार। हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, जीएस एग्जाम मेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। हमारा बैच आज से स्टार्ट हुआ है। तो हमारा जो पहला आज बैच है मैथ का, पहला जो लेक्चर है आज, इसमें हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका सीटेट के लिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनते हैं। इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन सबको हम बताएंगे। इसके बाद एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। देखिए टॉपिक्स कौन कौन से, सबसे पहले टॉपिक्स पे देख लेते हैं। टॉपिक्स हमारा सबसे पहले टॉपिक्स है ये। देखिए सबसे पहले टॉपिक्स हमारे रहेंगे संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं। देखिए प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, ये होगा। फिर पूर्ण संख्याएं होगा। पूर्ण संख्याओं के बाद आएगा पूर्णांक, परमेय संख्याएं। फिर आएगा अपरमेय संख्याएं, सम व विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं। ये आपका हो जाएगा आरोही एवं अवरोही क्रम, जातीय मान एवं स्थानीय मान, दिए गए आंकड़ों से सबसे छोटी व बड़ी संख्या बनाना, स्थानीय मान, विविधता के नियम, इकाई का अंक ज्ञात करना, और गुणा के प्रश्नों में इकाई अंक। ये बहुत सारे आपके रूल्स हैं। ये आपके सारे टॉपिक्स में, इन सारे टॉपिक्स पर आप कवर करने के बाद आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे बिना किसी देरी के संख्याओं के प्रकार। हमने जैसा कि बताया था, सबसे पहले बात करेंगे किसकी, प्राकृतिक संख्याओं की। देखिए प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, आज तक पढ़ा भी होगा, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। देखिए वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो एक से लेके नंबर 1, एक से स्टार्ट हो और अनंत तक आने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। या यूं कह सकते हैं कि जीरो को छोड़कर, शून्य को छोड़कर सभी संख्याएं आपकी क्या संख्याएं, ये जो आएंगी जीरो को छोड़कर 1 2 3 4 5 अनंत तक, वो सभी संख्याएं आपकी कौन सी संख्या हो जाएंगी, प्राकृतिक संख्या हो। जैसे उदाहरण आपको दे रखा है 1 2 3 4, ये डैश आपको दे रखी है, ये सभी प्राकृतिक संख्या। अगर इसके अलावा भी और भी लिखना चाहें, अगर हम ऐसे मान लो लिखते हैं 123 456 900 100 785, इस तरह से कितनी भी संख्या निकली, ये सारी की सारी संख्या आपकी क्या हो जाएंगी, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपको टॉपिक है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या, जैसा कि नाम है, आप देख रहे हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरी पूरी, कंप्लीट, कंप्लीट नंबर जिसे बोलते हैं। तो शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे आप जानते हैं अपूर्ण संख्याओं का मतलब क्या, पूर्ण संख्या मतलब कंप्लीटली। जैसे अब आप देख रहे हैं कि इससे पहले आपने जब प्राकृतिक संख्या पढ़ी तो उसमें शून्य नहीं आया था, शून्य नहीं आया था। अब पूर्ण संख्याओं में और प्राकृतिक संख्याओं में क्या अंतर है, यही अंतर है कि प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याएं जो होती वो एक प्राकृतिक, देखिए फिर से अंतर सहित अगर पढ़ेंगे तो हम आराम से समझ लेंगे। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या कौन सी थी, एक से लेके अनंत तक, ये थी। अब पूर्ण संख्याओं की बात करें, इनमें दोनों में अंतर क्या है, वैसे एक जैसे समान है लेकिन कुछ अंतर है। क्या अंतर है, देखिए अब क्या है, जीरो से लेके अनंत तक, जीरो से लेके अनंत तक अंतर आपको समझ में आ गया कि प्राकृतिक संख्याएं जो स्टार्ट होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं, और पूर्ण संख्याएं कहाँ होती हैं, जीरो से स्टार्ट होती हैं। अंत तक इनफाइनाइट है, अनंत तक ही हो जाएंगे, अनंत तक दोनों संख्याएं, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा अंतर होता है। प्राकृतिक संख्याएं, फिर से नोट कर ले, समझ ले एक बार, प्राकृतिक संख्याएं एक से अनंत तक की संख्या प्राकृतिक संख्याएं, जीरो से अनंत तक की संख्या पूर्ण संख्या। अंतर आपको समझ में आ गया, ठीक। नेक्स्ट है आपका पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं, इंटीजर। ऋणात्मक अनंत से शून्य तक एवं शून्य से अनंत तक संख्याएं पूर्णांक कहलाती। देखिए ऋणात्मक अनंत का मतलब आप समझ रहे कि माइनस इनफाइनाइट से कहां तक आए, जीरो तक, और जीरो से इनफाइनाइट तक, ये सब संख्या क्या करें। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ -4
-3, -2, -0, सॉरी -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, ये आपकी ये सभी संख्या क्या करें आपके पूर्ण। अगर ऐसे और देखना चाहें तो देख लिए। अगर हम यहाँ से -10 से स्टार्ट, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4 और -3, -2, -1। अब इसके बाद -1 के बाद क्या नंबर आएगा? 0 आएगा, ये ध्यान रखेंगे। अब क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये चलता रहेगा आपका। तो अब आप समझ गए कि पूर्णांक कौन से होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है, और पूर्णांक किसे कहते हैं, और पूर्ण संख्या कौन, ये तीनों चीजें आप समझ गए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक आपका है परमेय संख्या है। परमेय संख्या है, देखिए पहले डेफिनेशन देखेंगे। परमेय संख्या देखिए, वे सभी संख्याएं जो ए बाई बी, मतलब ए अपॉन बी, जहां बी बराबर 0 ना हो, मतलब नॉट इक्वल 0 हो, के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परमेय संख्या कहलाते हैं। देखिए जिससे ए बटे बी ऐसे के इस रूप में, जहां, या हम ऐसे कह सकते हैं, हिंदी में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि अंश बटे हर, ये इस तरह से लिख सकते, मतलब जिन संख्या को, जिस नंबर को हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, वो संख्या क्या कहलाएंगी? परमेय संख्या कहलाएंगी। अब इसके साथ साथ एक कंडीशन क्या होती है कि हर नॉट इक्वल 0, मतलब हर का जो मान होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। आई मीन यहाँ पे लिख सकते हैं बी नॉट इक्वल 0, बी का मान 0 नहीं होगा। आगे बात समझ में, यहाँ पर लिखा 2/1, 4/1, 5, और सारे लिख सकते हैं, 21/15 या 7/30, और लिखना चाहो तो 101/99। आप कितने भी संख्याएं लिख सकते हैं, ये सभी की सभी आपकी जो संख्याएं होंगी वो क्या कहलाएंगी? परमेय संख्या कहलाएंगी, जो अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई होती हैं और जिसमें हर 0 के बराबर नहीं होता है। परमेय संख्याओं में कभी भी हर का मान 0 नहीं होगा, ये चीज़ हम नोट कर लेंगे। एक एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल डीपली बता रहा हूँ, आप अपना नोटिस करते हुए चलें ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैं बता रहा हूँ, इसके बाद आपको प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। नेक्स्ट है अपरमेय संख्याएं। अब अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? अब देखिए होता वही है, अब जिन्हें, अब आप परमेय संख्याएं, अभी क्या था, देखिए परमेय में आप देखा था, परमेय में क्या देखा था कि जिन्हें ए बटे बी के रूप में लिखा गया था, इस रूप में लिखा गया था, आपको याद होगा अभी पढ़ाया था। अब अपरमेय की बात करेंगे, अपरमेय की बात करेंगे तो इन्हें ए बटे बी के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। आ गया समझ? अंतर समझ में आ गया? जब अंतर मैं ये अंतर लेकर क्यों चल जाऊं? अंतर इसलिए लेकर चला, अंतर से जो होता है समझना आसान हो जाता है, लॉजिकल हो जाता है। लॉजिकल हो जाएगी कोई चीज़ तो हम उसे समझ आसानी से सकते हैं। तो परमेय और अपरमेय में आप समझ गए कि परमेय संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, या यूँ कहें कि अंश बटे हर के रूप में जो संख्याएं लिखी जाती हैं उन्हें परमेय संख्या कहते हैं, और जो अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखी जा सकती उन्हें अपरमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, ये देखो ए बटे रूप के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √4, ये बहुत सारी संख्याएं हैं। अंडर रूट और लिखना चाहें, हम एग्जाम पे लिखना चाहें तो √7 हो गया, √11, √21, अंडर रूट कितना भी लिखते चले जाओ आप, बहुत सारी संख्याएं आपकी ये हो जाएंगी। अब मैं समझ रहा हूँ आप समझ गए होंगे कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्याएं किसे कहते हैं, अंतर क्या है दोनों में, ये दोनों चीज समझ गए होंगे। नेक्स्ट सम संख्या है, अगला आता है सम संख्या। देखिए वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। देखिए वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 से कट जाएगा 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, डैड, ये सभी संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी? सभी संख्याएं सम कहलाएंगी। एक बार फिर से याद रखेंगे कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं
उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। अब बात इस बात की आती है, ये तो डेफिनेशन होगी। अब इस बात की आती है, हम अगर बहुत बड़ी संख्या हो तो हम कैसे चेक करेंगे, भाग देंगे। तो इतना समय नहीं होता एग्जाम में कि हम भाग दें फिर डिसाइड करें, कि होता नहीं। देखिए इसकी पहचान क्या है। अगर अंतिम संख्या जो हमारी है क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8। अगर कोई भी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या हमारे पास है या दे रखी है, बड़ी से बड़ी, चाहे 4 अंकों की हो, 5 अंकों की हो, 10 अंकों की हो, 7 अंकों की हो, 8, कितने अंकों की भी हो, अगर वो दे रखी है तो हम कैसे पहचान करेंगे। अगर उसमें इकाई का अंक, उस संख्या का इकाई का अंक यदि या 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, इनमें से कोई अंक यदि इकाई के अंक के स्थान पर आता है तो हम बिना सोचे समझे टिक कर देंगे कि वह संख्या क्या होगी, सम संख्या होगी। आप समझ गए फिर से, जैसे जैसे समझ लो, 2, 4, 5, 6, 0, 7, 3, 5, 9, 2, 8, 9, 9, 9, 4, 7, 3, 2, 1, 5, 2, 4, 6, 7, 6। अब इसमें देखेंगे कौन सी सम संख्या है कौन सी विषम संख्या है। तो देखिए, अब इतनी बड़ी संख्या को अगर बार बार भाग करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इतना समय हमारे पास नहीं होता है। अब हमने परिभाषा तो ये है कि जो 2 से विभाजित हो जाए, अब इनको प्रत्येक को 2 से विभाजित करते रहेंगे तो कैसे करके बहुत समय लग जाएगा, ऐसे नहीं। तो हम देखेंगे कि अब इनका हमने बताया क्या था, कि अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से कोई अंक यदि इकाई का अंक है तो वो संख्या हमारी क्या होगी, सम होगी। अब देखिए, इस संख्या में इकाई का अंक कितना आपका 0 है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, सम होगी होगी। यहाँ पर इकाई का अंक 2 है आपका, ये क्या होगी, सम होगी। यहाँ पर इकाई का अंक 4 है आपका, ये संख्या क्या होगी, सम हो। अब यहाँ पर देख रहे हैं, अब यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, 5, तो इसका मतलब ये संख्या हमारी सम नहीं होगी, ये संख्या हमारी सम नहीं होगी। अब 6 इकाई का अंक, ये सम होगी। अब आप समझ के, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आपको समझा दिया। नेक्स्ट, अब आता है आपका विषम संख्याएं। देखिए विषम संख्या कैसे कहते हैं, वे सभी संख्याएं वे सभी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। जैसे अभी सम संख्या क्या थी, वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, सम संख्या कहलाती है। विषम संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9। अब वही बात फिर से आ जाएगी कि अगर बहुत 4, 6 अंकों की संख्याएं एक साथ दे रखी तो किस तरह से भाग करेंगे, समय लगेगा। तो इसका भी वही तरीका है, अंतिम संख्या निकाल लेंगे, अंतिम संख्या या इकाई का अंक, इकाई का अंक। अब देखिए इकाई के अंक पे क्या हो, यहाँ इसमें 1, 3, 5, 7, 9। अगर किसी बड़ी से बड़ी संख्या कोई भी दे रखी है, अगर उसमें इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो बिना देखे हम लगा देंगे, ये संख्या हमारी क्या होगी, विषम संख्या होगी। देखिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2, 7, 5, 3, 1, 8, 9, 4, 7। अब देखिए ये बहुत सारी संख्या हमें देख रही है, इसलिए ये देखना है कि कौन सी संख्या हमारी सम होगी या कौन सी। अब पहली संख्या दें। अब भाई अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो फिर इसे 2 से डिवाइड करें। अगर पूरा पूरा विभाजित होगा तो ये सम हो जाएगा, विभाजित नहीं होगा तो ये विषम होगा, लेकिन इतना समय नहीं। तो हमने क्या बताया था कि इकाई का अंक देख लें। अब इकाई का अंक यदि, फिर से बता दे रहे हैं, इकाई का अंक क्या हो हमारा, यदि इकाई के अंक पर 1, 3, 5, 7, 9, फिर से नोट कर लो आप, 1, 3, 5, 7, 9, यदि इनमें से कोई अंक इकाई के अंक पर तो वो संख्या क्या होगी, आपकी विषम होगी। अब देखो इकाई के अंक पर यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर क्या है आपका 1 है, तो इसका मतलब ये क्या होगी, विषम संख्या होगी। इकाई का अंक 5 है, विषम संख्या होगी। अब यहाँ पर 0 है, अब 0 हमने क्या, 0 आ रहा है जो, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 0 वाली संख्या जिसके इकाई के अंक 0 हो वो संख्या क्या होगी, विषम, सॉरी सम होगी। तो ये सम होगी। यहाँ भी इकाई का अंक 2, ये भी नहीं होगी विषम। तो यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब ये भी विषम संख्या होगी। अब मैं समझ रहा हूँ आप समझ गए कि सम संख्या विषम संख्या किसे कहते हैं, अच्छे से अंतर भी समझ गए आप।
अगला आता है अभाज्य संख्याएं। देखिए ऐसी संख्याएं जो या तो खुद से विभाजित हो या फिर एक से, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो किसी से विभाजित नहीं होती है, जो किसी से विभाजित नहीं होती, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती? अभाज्य संख्या कहलाती है। देखिए भाज्य का मतलब विभाजित होने वाली, अभाज्य का मतलब जो किसी से विभाजित नहीं, या तो एक से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो। देखिए जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये होगी। देखिए अगले और देखना चाहें, देखिए 17 है, किसी से कटेगा नहीं है तो 17 से या 1 से, 19 हो गया आपका, 23 हो गया आपका। इस तरह से बहुत सारी संख्या हैं जो आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। अब आप समझ गए अभाज्य संख्या किससे कहते हैं? क्लियर? नोट कर लो, आप कॉपी पेन उठा के लिखते चलो, नोट्स बनाते चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। नेक्स्ट आता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखिए ऐसी संख्याएं जो एक से, एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए, वो सभी संख्या कहलाएगी भाज्य संख्या। कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए, एक के अलावा किसी से विभाजित हो जाए, वो सब संख्या क्या कहलाएंगी? आपकी भाज्य संख्या। जैसे 4, 6, 8, 9, जैसे 4 है, अब 4 को हम 2 से भी विभाजित कर सकते हैं और 4 से भी। इसी तरह से 6 को 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। इसी तरह से 8 2 से कट जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा और 8 से भी विभाजित हो जाएगा। इसी तरह से 9 आपका 3 से भी विभाजित हो जाएगा और 9 से विभाजित होगा। इसी तरह से अगर हम ले लें, मान लो 15 है, तो 15 3 से भी विभाजित हो जाएगा आपका और 5 से विभाजित हो जाएगा और 15 से विभाजित हो जाएगा। तो ये विभाज्य होने वाली संख्या है। तो इसका मतलब एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी अगर कोई संख्या विभाजित हो रही है तो वो संख्या क्या विभाजित हो रही है, तो वो संख्या आपकी क्या कहलाएगी? वो आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी। अब आता है सहभाज्य संख्या। दो प्राकृतिक संख्याएं सहअभाज्य कहलाएंगी यदि उनका मासा एक हो। अब देखिए अगर ऐसी संख्या है जिनका मासा एक हो, वो क्या कहलाएंगे? सहभाज्य कहलाएंगे। जैसे मान लो आप देख रहे हैं 2, 3, अब इनका मासा अगर निकालें, 2 3 का मासा एक आएगा, 3 और 4 इनका मासा अगर निकालें एक आएगा, 5 7 इनका मासा अगर निकालें तो कितना आएगा? एक आएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर इसी तरह से और चलें, इसी तरह से और अगर चलें, हम देखो यहाँ पर अगर और लेना चाहें तो यहाँ पर अगर 7, 8 ले लें तो यहाँ भी मासा कितना आ जाएगा? 1। तो जिनका मासा 1 हो वो सभी संख्या कहलाएंगी, सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो 7 और 11 होगा, क्योंकि 7 और 11 आ जाएगा आपका, क्योंकि 11 जो 8 होगा वो डिवाइडेशन हो जाएगा। अब आता है आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? आरोही, आरोही मतलब बढ़ता क्रम, बढ़ता। जिन संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखा जाए, सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? आरोही क्रम कहलाता है। जैसे ये दे रखा है 12, 7, 8, 3, 10 ये दे रखा है, तो सबसे छोटी संख्या कितनी है आपकी? 3, नंबर 1 कर लो। उसके बाद छोटी संख्या कितनी है? 2 कर लो। फिर 8, 3 कर लो। फिर 10, 4 कर लो। फिर 5, अब इसका मतलब उठा लो, सबसे एक पर कौन? 3, फिर 2 7, फिर 8, फिर 10, फिर 12। तो इस तरह से बढ़ते क्रम में लिखी लिखी संख्याओं क्या कहलाते हैं? आरोही क्रम कहलाते हैं। अगला आता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम वे संख्या जिन्हें घटते क्रम में लिखा जाता है। जैसे यही लिखा है तो सबसे बड़ी संख्या पहले आएगी, 12 बड़ी है, फिर 10, फिर 8, फिर 7, फिर 1। आरोही अवरोही एक दूसरे के उल्टे क्रम होते हैं। आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में लिखा जाता है संख्याओं को, और अवरोही क्रम में घटते क्रम में लिखा जाता है। अगला है स्थानीय मान। देखिए स्थानीय मान किसे कहते हैं? स्थानीय मान क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे 557 है। अब जातीय मान, अब यहाँ पर कहा जाए कि स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या है। अगर कह दिया जाए कि 6 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या है। देखिए स्थानीय मान किससे कहते हैं? सबसे पहले स्थानीय मान बताएंगे हम आपको। स्थानीय मान होता है कि जो स्थान का अंक, सबसे पहले जो इकाई का आएगा उसे सेम लिखेंगे। इकाई का 1 हो गया, फिर अब ये 6 है, जो इकाई पे आ गया तो अंक लिखेंगे 1 से, इकाई का 1 होता है तो 1 से गुणा, तो 7 एकम 7 आ गया। अब 6 लिखेंगे, दूसरा अंक कितना? अब ये दहाई पे है
तो 10 से तो कितना हो जाएगा 60। 5 किस में आ रहा है आपका सैकड़ा पे, तो 100 से गुणा, तो ये 500 हो गया। तो इस तरह स्थानीय मान निकालने का ये तरीका। अब साधारण तरीके से हम कैसे निकालते हैं, अब इसी संख्या का है 5 6 7, इसी को ऐसे लिख लो। सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले अंक को बिना शून्य के लिखेंगे, जैसा है वैसे इसके बाद जितनी संख्या आती चली जाएंगी उनके साथ एक जीरो बढ़ाते चले जाएंगे। ये क्रम होता है, ये तरीका होता है। अब देखो अगर यहाँ पर मान लो ये लिख लें 7, ये है, ये देख लीजिए आप। अब स्थानीय मान की बात करेंगे तो 5 को पहले लिखेंगे, इसके बाद हमने क्या जितने अंक आते हैं तो आप एक जीरो बढ़ाते चले जाइएगा। 9 के साथ एक जीरो, फिर 7 आएगा, फिर कितने 2 जीरो, फिर 8 आएगा, फिर कितने 3 जीरो। ये आपका स्थानीय मान हो गया। आप समझ गए स्थानीय मान क्या होता है। अब जातीय मान की बात होती है। अब देखिए अब 567 में अगर ये पूछा जाता है कि 6 के जातीय मान, 6 का जातीय मान, जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर क्या होगा, तो देखिए 6 का जो स्थानीय मान होगा वो ये है 60। 6 का जो 6 का स्थानीय मान आपका कितना आएगा, इस वाले में स्थानीय मान कितना आएगा 60। अब स्थानीय मान जो आ गया। अब जातीय मान की बात करें, अब जातीय मान जो अंक होता है, जातीय मान हमेशा 6 होगा, अंतर की बात तो 6 आ जाएगा, जातीय मान 6 रहेगा, तो कितना आ जाएगा 54, अंतर कितना आ जाएगा 54। जातीय मान का मतलब जो अंक है वो वही रहेगा, उसमें कोई, अगर 5 है तो 5 जातीय मान है। अब स्थानीय मान आप उस मान के हिसाब से, संख्या के हिसाब से निकाला जाएगा। अब इकाई के अंक ज्ञात करना है। देखिए इकाई का अंक ज्ञात करने का क्या होता है कि हम हर इकाई का अंक की इकाई में क्या होता है, इकाई के पे क्या आएगा, जैसे ये 21 गुणा 2 गुणा 23 गुणा 48 गुणा 98। अब पूछा जाए कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक ज्ञात करो। तो देखिए 8 8 64, अब 64 आया, 64 में इकाई का अंक कितना रहेगा 4, तो इस इकाई के अंक का अगली इकाई से गुणा कर देंगे, 4 3 12। अब 4 की 3 की गुणा करेंगे 12 आ गया। अब इकाई का अंक 2 आ गया, 2 से 2 की गुणा करेंगे फिर 4 आ जाएगा, 4 की 1 से गुणा करेंगे 4 एकम 4, तो इकाई का अंक कितना आ गया 4। अब ऐसे समझ लो, अगर इसमें दिक्कत आ रही तो ऐसे समझ लो, इकाई का अंक का मतलब इकाई इकाई अंक वाले की गुणा कर लो, 6 दूनी 12। अब 12 आ गया, अब 12 में इकाई का अंक कौन सा होगा, 12 में इकाई का अंक 2 है, तो इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप समझ गए इकाई का अंक क्या मतलब होता है। अगर यहाँ से 3 गुणा 7 लिखा है, अब ये पूछा जाए इकाई का अंक क्या होगा, 3 सत्ते 21 हो गया आपका, क्या हो गया 21, तो 21 में इकाई का अंक कितना है 1, तो आंसर कितना होगा 1। ऐसी 9 गुणा 7 हो, 9 सत्ते 63, इकाई का अंक पूछा जाए तो इकाई के अंक पर क्या है 3 है, तो आंसर कितना हो जाएगा 3, इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, तो ये आपके इकाई के अंक हो जाएंगे। तो मैं समझ रहा हूँ अब आप समझ गए होंगे। दशमलव संख्या पद्धति किसे कहती है, देखिए दशमलव संख्या पद्धति किसे कहती है। दशमलव संख्या पद्धति का मतलब है जैसा कि अंक आपके हैं, जैसे दशमलव का मतलब दशमलव, संख्या मतलब संख्या, पद्धति मतलब सिस्टम। ऐसी संख्या जिसे दशमलव में प्रदर्शित किया जाए, ऐसी संख्या जिसे दशमलव में बताया जाए, ऐसी संख्या जिसको दशमलव में सिखाया जाए, या ऐसी संख्या जिसे दशमलव में लिखा जाए, तो उन संख्याओं को या उस पद्धति को, उस सिस्टम को दशमलव संख्या पद्धति कहते हैं। जिसमें आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आपका कि जिसमें गिनती या गणना के लिए कुल 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये कि जिसकी संख्या करने के लिए, गिनती करने के लिए केवल 10 संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम दशमलव संख्या पद्धति कहते हैं। अब इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती है वो देख लेंगे। जैसे आपका 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बहुत सारी संख्याएं आपकी है। 0 से लेके 9 तक की जो संख्याएं हैं, किसी भी दशमलव संख्या को 0 से 9 के रूप में दर्शाया जाता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या क्या आपके हैं, एग्जाम्पल है आपके, जैसे मान लो हमें 5 8 9 को दशमलव में लिखना है, को दशमलव में लिखना है, तो क्या करेंगे,
दशमलव में लिखने का मतलब है कि एक संख्या को केवल एक संख्या को दशमलव से पहले रखेंगे और बाकी जितनी भी संख्याएं होंगी हम उन्हें दशमलव के बाद रखेंगे। कैसे? जैसे हमारा है 589 है तो 5 जो है उसे दशमलव से पहले रखेंगे। अब दशमलव लगा लेंगे। अब जो शेष कितने अंक बचे? आपके 2 अंक बचे। 89 को दशमलव के बाद लिख लिया। समझ गए आप? लिखने का तरीका समझ गए कि हमें कितनी भी लंबी चौड़ी संख्या दे रखी हो, हम सब अगर उसे दशमलव में पूछा गया है तो दशमलव से पहले केवल एक अंक को रखेंगे। कितने अंकों को रखेंगे? केवल एक अंक को दशमलव से पहले रखेंगे और उसके बाद जितनी भी संख्याएं होंगी उन्हें दशमलव के बाद रखेंगे। कहाँ रखेंगे? दशमलव के बाद। अब हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? इंटू 10 की। दशमलव का मतलब होता है, दशमलव संख्या पद्धति का जो मतलब होता है, इनका आधार कितना माना जाता है? इसका आधार 10 माना जाता है। कितना माना जाता है? 10। ठीक है। तो 589 को दशमलव संख्या में बदलना है तो 5.89। अब 10 की घात में संख्या को लिखना है। दशमलव में जब लिखेंगे तो 10 की घात में भी आएगी। जो दशमलव के बाद जितने अंक होंगे, कितने अंक आपके? 2 अंक हैं। कितने अंक आपके? 2। 89। तो जो अंक दशमलव के बाद जाएंगे, मतलब जितने अंक दशमलव के बाद जाएंगे उतनी घात 10 के ऊपर लगा लें तो 10 की घात कितना हो जाएगा? 2। आ गया समझ आपकी कि 5.89। इसी तरह से और देख लीजिए। ये हो गया आपका 5.89 इंटू 10⁻²। ये दशमलव में चेंज हो गया। अगर इसी तरह से और देखें कोई एक क्वेश्चन, तो क्वेश्चन अगर और देखना चाहे तो देख लेंगे। देखिए 6, 7, 8, 9 को दशमलव में बदलना है। दशमलव में बदलना है। अब देखिए, अब हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि दशमलव से पहले एक अंक रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 है आपका वो दशमलव से पहले रहेगा, बकाया जितनी संख्या होंगी दशमलव के बाद। 6.789 इंटू 10 की पावर में क्या आएगा? अब देखो दशमलव के बाद कितने अंक आए हमारे? 3। 1, 2, 3, तो इन्हें ऊपर लिख देंगे। यही हमारा हो गया। दशमलव बदलना सीख गए आप। यही प्रोसेस होता है कि दशमलव किस तरह से बदला जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम। देखिए कभी कभी आपने पढ़ा होगा बार संख्या होती है, जैसे वो संख्याएं जिनके ऊपर बार लगा हुआ था, ये लगा हुआ होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये संख्या जो है, अगर 0.7 बार लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ 0.777 डेट 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 इस तरह से लिखा जाएगा। 0.9 बार लिखा हुआ है तो ये 9999 ये लिखा जाएगा। तो ये इस तरह से लिखने का प्रोसेस होता है। अगर इसी संख्या को, ये मतलब बार लिखा हुआ है, ये समझ लें आप। अगर कहीं पे ये लिखा है 279 और 9 के ऊपर बार, केवल एक के ऊपर बार, तो इसका मतलब ये हुआ 0.27999 ये डेट डेट चलता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस अंक के ऊपर बार का मतलब जिसके ऊपर अंक के ऊपर बार होता है, उसका मतलब है उस अंक की बारंबारता। मतलब वो अंक लगातार, वही अंक हमेशा जब लास्ट में लगा हुआ है तो उसके बाद लगातार वही अंक आएगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है। अगर ये तो एक अंक की, और देख लें अगर 512 लिखा हुआ है, 1 और 2 12 पे अगर बार लगा हुआ है तो ये कैसे लिखा जाएगा? ये ऐसे लिखा जाएगा 5121212। आ गया आपको समझ में? अब यही से देखेंगे, अगर हमें ये हटाना हो, जैसे 0.7 को हमें दशमलव से बाहर करना है, तो देखिए जितने दशमलव रखे, दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होंगी उतने 1 के साथ 0 नीचे आ जाएगा। 7 8 है तो 7 8 अपॉन 1 के साथ ये कितने अंक है? 2, तो 2 0 आ जाएंगे। ये हो गया। ठीक है, अब आपका ये होगा। इसके बाद देखेंगे कि अगर इसे सॉल्व करना है, ये तो बार बार लिख लिया, इसे सॉल्व करना तो कैसे करेंगे? तो देखिए जितने 7 लिख लो,
जितने अंक के ऊपर बार लिखा होगा उतने ही नीचे, उसके नीचे उतनी बार 9 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। अब अगर यहीं पर 0.98 की बात करें तो क्या हो जाएगा? 0 पॉइंट। तो यहाँ पर 98, अब ये दशमलव नहीं आएगा, 98 अपॉन कितना आ जाएगा? अब दो अंकों में बार लगा हुआ है, हमने कहा एक अंक पर बार होगा तो 1 9, दो के ऊपर होगा 2 9, तीन के ऊपर है 3 9। जितने अंकों के ऊपर बार का चिन्ह लगा होगा उसे जब बार का चिन्ह हटाएंगे तो उतने अंकों के नीचे उतने ही कितने अंक आ जाएंगे? 9 9 आ जाएंगे। तो यहाँ पर 2 के बार हो तो डबल बार 9 आ जाएगा। ये आपका बार का प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 67895 को दशमलव में बदलिए। तो देखिए दशमलव में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे हम बता चुके थे आपके। दशमलव में बदलने का तरीका वही है, हम बता चुके थे। क्या? दशमलव में बदलने के लिए कि दशमलव से पहले केवल एक संख्या को रखेंगे, बकाया जितनी अंक बाहर जाएंगे उन्हें 10 की घात के रूप में लिख देंगे, उतनी पावर करके जितने अंक होंगे उतनी घात 10 पे लगा देंगे। तो यहाँ पर 6.78953 ये हो गया, इंटू इंटू हो गया। अब 10 की घात में कितने पावर आएंगे? 10 की घात में कितनी संख्या आएगी? पावर क्या 10 की घात कितनी होगी? तो हमने क्या बताया, दशमलव से पहले मात्र एक अंक आएगा, जितने अंक बचेंगे, कितने अंक बचे यहाँ पर? 5। कितने अंक बचे? 5। तो 10 की घात उतनी ही आएगी जितने अंक दशमलव के बाद लिखे होंगे। 5 अंक हैं तो 10 की घात कितना आ जाएगा? 5। समझ गए? मैं समझ रहा हूँ आसान होगा, आप इसे सीख भी गई हूँ। इसी तरह से एक क्वेश्चन यहीं पर वो ले लेते हैं बार वाला। देखिए यहाँ पर अगर 0.689 ये लिखा और तीनों के ऊपर बार है। अब क्वेश्चन में ये कहा जाए कि इसको बार हटाना है तो कैसे करेंगे? तो इसे 789 हो गया, कितने अंकों के ऊपर बार है? 3 के ऊपर है। तो मैंने बताया था जितने अंकों के ऊपर बार होगा उतनी बार नीचे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर 999 क्या आ जाएगा? नीचे आएगा। ये तरीका एक बार फिर सीख लो, मैं पहले भी बता दिया, आप सीख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से हमें क्या करना है? हमें दशमलव में बताना है। तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा? 78318905 को दशमलव में बदलिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके CTET में पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान है। आप इनको जब प्रैक्टिस कर लेंगे, बार बार क्वेश्चन को करेंगे तो आप निश्चित रूप से सीख जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 7 हमने कहा दशमलव से पहले, जब दशमलव में बदलने की बात आए तो मात्र दशमलव से पहले मात्र एक अंक को रखना है। 7 को कहाँ रखेंगे? पहले, इंटू। अब बचे हुए अंकों कहाँ रखें? दशमलव के बाद। ये दशमलव हो गया हमारा 8318905, ये हो गया आपका, इंटू 10 की पावर में कितने अंक आएंगे? क्या नंबर आएगा? तो हमने क्या बताया कि दशमलव के बाद जितने अंक हैं उन्हें काउंट कर लेंगे, उतनी ही पावर आ जाएगी 10 की घात में। 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की घात कितना हो जाएगा? 7। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान तरीके से आप सीख रहे हैं इस समय दशमलव संख्या पद्धति को, और इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए 1 2 3। अब भाई दशमलव बदलना, क्या लिखें? 2.300500। अब इसे लिखेंगे तो इसे ऐसे लिखा जाएगा, इंटू। अब कितने अंक हो गए? 0 को काउंट करेंगे, 0 को काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6, 10 की घात कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 10 की घात 6 आ गया आपका, सिंपल। इसे ऐसे भी कहीं कहीं लिखा जाएगा, मिल जाएगा आपको कि 2.3005 इंटू 10⁻6। ऐसे ये एक ही बात है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो वही आएगा। तो मैं समझ रहा हूँ अब आप दशमलव में बदलना सीख गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ क्वेश्चन गलत लिख गया है। 78.82 इंटू 10⁻5 को दशमलव में बदलिए। ये नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका ये है बिना दशमलव में बदलना है, बिना
दशमलव में बदलना है। मतलब इससे पहले हमें बिना दशमलव में संख्या दे रखी थी, दशमलव में बदला गया था। अब हमें दशमलव में संख्या दे रखी है, किस में करना है, बिना दशमलव बदलना। तो देखिए हमारा क्या है, 8.82 इंटू 10⁵ ये हो गया। देखो A78, सभी अंकों को लिख लेंगे, हमने दशमलव नहीं लगाएंगे अभी। जितने 10 के ऊपर पावर होगी, 10 की घात जितनी होगी उतने शून्य लगा लेंगे। समझ लो, जब दशमलव से बिना दशमलव में जाएंगे तो 10 की घात जितनी होगी उतने शून्य लगा लेंगे उस संख्या, उन नंबरों के आगे, संख्या के आगे। तो 1 2 3 4 5 लगा लिए। अब यहाँ पर देखेंगे कितने अंकों के बाद दशमलव है। दशमलव के बाद कितने अंक थे, 2। दशमलव के बाद कितने अंक थे, 2। तो लास्ट में जो 2 जीरो आएंगे उनसे पहले दशमलव लगा लेंगे। ये देखिए, तो अब दशमलव से पहले कितने अंक बचे, कितने जीरो बचेंगे, 2। 7 8 8 2 1 2 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, दशमलव के बाद अगर जीरो लगे हुए हैं तो उनका कोई महत्व नहीं है, उन्हें लिखें या नहीं लिखें उनका कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट ऐसे करेंगे, 10 की घात कितना है हमारा, 5। हम ये देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो देखिए दशमलव के बाद हमारे यहाँ पर देख ले, डायरेक्ट कैसे करेंगे, 7 8 8 2, ये तो लिख ही लेंगे। दशमलव के बाद कितने अंक है, 2, और 10 की घात कितनी है, 5। तो 10 की घात में से जितने अंक दशमलव के बाद होंगे उतने घटा देंगे। 10 की घात 5 है और दशमलव के बाद कितने अंक है, 2। तो 5 - 2 कितने बचे, 3। जितने बचेंगे उतने जीरो उस संख्या के आगे लगा लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस जीरो के आगे कितना, 3 जीरो, 1 2 3। आसान तरीका, देख कर सॉल्व करने का, हल करने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए। फिर से एक बार समझ लो कि दशमलव 10 की घात देखते हैं कितनी पावर है, फिर दशमलव के बाद जितने अंक होंगे, अंकों की संख्या क्या, ये गिनेंगे। इस क्वेश्चन में अंकों की संख्या दशमलव के बाद कितनी है, 2 है। घात कितनी थी, 5 थी। तो 5 में से 2 गया, कितना बचा, 3। जितने भी अंक लिखे होंगे दशमलव से पहले या बाद, अब दशमलव से कोई मतलब नहीं, दशमलव हट जाएगा, अंकों को लिखेंगे और उसके बाद उतने ही जीरो लगा लेंगे जितने बचेंगे। तो 5 - 2 कितने बचे, 3। तो हमने अंकों के आगे ये देखिए 3 जीरो लगा लिए, हो गया क्वेश्चन हमारा सॉल्व। अब मैं समझ रहा हूँ आप क्वेश्चनों को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी वही बिना दशमलव में बदलना है। देखो अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ पे कितना आसान, अंकों के बाद कितने जीरो, सॉरी दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2, और 10 की घात भी कितनी है, 2। हमने क्या कहा था, दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उन अंकों की संख्या को दशमलव की घात में से घटा देंगे। 2 - 2 कितना बचा, 0, मतलब कोई जीरो नहीं लगेगा। तो इसका मतलब इसको जो बिना दशमलव बदलेंगे तो सीधे सीधे हो जाएगा 9882। 9882। अब समझ में आ गया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और इससे बेहतरीन तरीका नहीं मिलेगा। अब बकाया वरना क्या है, वरना तो आप भाई गुणा करेंगे तब भी आ जाएगा। वैसे मैंने आसान तरीके से आपको बता दिया है। अब बात करेंगे हम रोमन अंकों की। देखिए रोमन अंक किसे कहते हैं, रोमन अंकों का बहुत पहले चलन हुआ था, रोमन अंक बाद में हटा दिए गए। हमारे जनरली प्रयोग में रोमन अंकों का यूज़ नहीं है, इसलिए रोमन अंकों को हटा दिया गया था। जिस तरह से हम 1 2 3 को जैसे 45 नीचे ऊपर 45 और 50 को हम ऊपर नीचे रख के जोड़ सकते हैं, उस तरह से रोमन अंकों को जोड़ना संभव नहीं था, इसलिए ये जनरली प्रयोग से हटा दिए गए। अब देखेंगे, देखिए रोमन अंकों में लिखने का तरीका बताया गया है यहाँ पर, वो देखेंगे लिखने का तरीका क्या है। ये देखिए यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। अब 1 है, 1 को क्या लिखा जाएगा, ये देखिए जिस तरह से आई लिखा जाता है, कैपिटल आई लिखा जाता है, उस तरह से लिखा जाता है 1। 2 को, या हम अपनी भाषा में कह सकते हैं 1 लाइन, एक डंडा, 1 लाइन। 2 में कितना आ जाता है, 2 लाइन। 3 में 3 लाइन। और 4 में क्या आ जाएगा, 4 में आ जाता है जो 22 नंबर की वी होती है उससे पहले 1 लिख लेते हैं, उससे पहले 1 का मतलब ये 4 हो जाता है। 5 को
5 को क्या लिखा जाता है, 5 को b लिखा जाता है। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं कि किसे क्या लिखा जाता है, किसे क्या ये 1 से लेके 1 to 30, 1 से 30 तक के रोमन अंक है आपके। ठीक है, तो देखिए ये लिखना सीख जाएंगे हम। अब 6 को कितना लिखेंगे, 5 के आगे 1 लिख देंगे, 6 हो जाएगा। 5 के आगे b के आगे, 7 को b के आगे 2 लाइन्स खींच देंगे, 7 हो जाएगा। 8 को b के आगे 3 लाइन्स खींच देंगे, 7 हो जाएगा। अब 10 जो है हमारा, x को 10 लिखा जाता है, ये ध्यान रखेंगे, x को 10 लिखा जाए, b को 5 लिखा जाता है, x को 10 लिखा जाता है। अब 9 लिखना है तो देखिए इसमें उल्टा होता है, हम वो करते हैं आगे जोड़ते हैं तो होता है रोमन अंकों में पीछे संख्या लगाएंगे तो माइनस की मानी जाती है। तो x से पहले अगर 1 लिखेंगे, इसका मतलब 10 में से एक संख्या कम 9, तो उसे x से पहले 1 लाइन खींच देंगे, 1 लिख देंगे फर्स्ट, तो ये आपका 9 हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, इसी तरह से 11 लिखना है तो x 10 होता है, 1 11, आगे आगे जोड़ेंगे, आगे लिखा जाएगा तो ऐड होगा, पीछे लिखा जाएगा तो माइनस होगा। इसी तरह से 12 को x 2 लाइन्स, 13 को कितना लिखा जाएगा, x 3 लाइन्स, 14 को वही x और जो 4 लिखा जाता है 5 से पहले, b से पहले 1, वो वाला 4 लिख दिया, x4, x5, x6, x7, x8, इस तरह से लिखा जाएगा ये नंबर। इस तरह से डबल x लिखेंगे तो 20 हो जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस है आपका। अब इसके बाद देखो, अगर आप देखेंगे तो देखो इधर आप देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं, ये देखिए 21 आपका कितना हो गया, डबल x1, 22 डबल x2, 23, मतलब डबल एक्स का मतलब 20 के आगे 3 लाइन्स, ये पूरा 30 तक का आपको दिखाया गया। इसको आप कॉपी पर नोट कर लें, इस पूरे चार्ट को आप कॉपी पर नोट कर लें और लिख लें और लर्न कर लें, सीख लें कि 1 से 10 तक अब जब आप सीख जाएंगे तो आगे की वैसे भी सीख जाएंगे, क्योंकि जो लिखने का तरीका 1 से 10 तक का होता है उसी के आगे आगे होता है। जैसे 10 में अब 10 होता है तो 1 से लेकर 9 तक की जो संख्या हैं उन्हें 10 के आगे ऐड करना, बस हो जाएगा। इसी से 20 आ जाएगा, डबल एक्स हो गया, तो उससे आगे वाले को जो 11 से 19 तक की होंगी उनको ऐड कर देंगे तो हमारा 13 तक आ जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है आपका लिखने का। देखिए रोमन अंक अब देख लेंगे, रोमन अंक अब कुछ जो वैसे अंक हैं आपके वो देख लीजिए। जैसे हमने बताया फर्स्ट को 1 लाइन, 5 को v, x को 10। अब ये याद रखना है, l को 50 लिखा जाएगा, c को 100 लिखा जाएगा, d को 500 लिखा जाएगा और m को क्या लिखा जाएगा, 1000, 1000। अब आप समझ गए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आपके आते भी है। फर्स्ट पे फर्स्ट हो गया, बी पर 5 हो गया, एक्स पर, फिर से मेरे साथ साथ लर्न करो, फर्स्ट पे फर्स्ट लाइन हो गया मतलब आई हो गया, वी पर वी हो गया, 10 पर एक्स हो गया, 50 पर एल हो गया, 100 पर सी हो गया, 500 पर डी हो गया और 1000 पर एम हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके क्वेश्चन है, देख लीजिए हमारे क्वेश्चन है, देखेंगे। अब देखो एक्स को हमने क्या कहता है 10 होता है और 1 है तो एक्स कितना हो जाएगा 11 प्लस, अब ये 5 है और इसके आगे तो कितना हो जाएगा 6, इसका मतलब कितना हो गया 17 है। 17 को लिखने का तरीका क्या है, 10 और 7 बी डबल, ये इस तरह से लिखा जाता है, ये ध्यान रखें, कलर चेंज कर लीजिएगा। अब आप समझ गए किस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब ये कितना लिखा हुआ है, ये डबल एक्स का मतलब क्या होता है 10 और 10 20 और 1 11 है, 20 और 1 21 और 21 हो गया, माइनस ये कितना हो गया, ये 4 है, 1 और 5 जो लिखा हुआ है 1 और भी ये 4 है। अब ये 10 4 14 हो गया, माइनस का 14 है, कितना बचेगा 21 में से आपका कितना चला जाएगा 14, 7 बचेगा। अब 7 को क्या लिखा है बी के आगे 2 लाइन, ये लिखा जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे, अपने आप स्वयं क्वेश्चन बना लेंगे, या मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तब करा दूंगा, लेकिन आप इस तरह के क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी ना, आपका कोई क्वेश्चन, और आप मान के चलिए आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका L इंटू एक्स। अब देखिए इंटू का मतलब गुणा करेगी, अब L का मतलब क्या होता है अभी बताया था 50, और x का मतलब क्या होता है आपका, x का मतलब कितना होता है 10, ये कितना हो जाएगा
50 और 10 की गुणा करेंगे, 50 धाम 500 हो गया 500। अब 500 को क्या लिखा जाता है आप बताओ, अभी लिखना बताया था, अभी चार्ट था हमारा, आपको अगर याद ना हो तो इधर देख लीजिए आप, ये चार्ट देखो 500 को क्या लिखना बताया था, 500 को डी बताया, तो इसलिए हम, अब हमारा जो गुणा आया यहाँ पर, गुणा करने पर कितना आया 500, तो कितना हो जाएगा ये डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह से हमारा, अब m है, m को क्या लिखा जाएगा 1000, l को क्या होता है l 50 होता है, अब x डबल एक्स भी 50 और 20 कितना हो गया 70, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1070 हो जाएगा। जब 1070 हो जाएगा तो इसका मतलब देखो कैसे लिखा जाएगा, रोमन में m हो गया, अब 70 को कैसे लिखा जाएगा, 70 को लिखा जाएगा, देखो m l 50 हो गया, अब कितना बचा आपका 20, या इस तरह से लिख सकते हैं l 20 हो गया और x को इकट्ठा करके लिख सकते हैं, ये हो गया आपका। ठीक है, इस तरह से हम लिखना सीख जाएंगे। तो हमारा जो ये वीडियो था आपको कैसा लगा, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, हमारे कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, हमारा तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि ताकि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।